Hello students, welcome to our channel Unfold Biology and I am Abhishek Aryan, your biology mentor. तो आपको पता है अभी हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन कंप्लीट करके ये दूसरा चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, इसमें आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सहेलेशन की पूरी चीज़ें देख ली थी. जो मैकेनिज्म वाला पार्ट था अपना, ठीक है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो गया था. ठीक है, और जो बच्चे नए हैं वो यार पूरी चीज़ें देख के आए पहले से. ठीक है, और यहाँ मुझे लगता है तीन लेक्चर हो गई हैं. ठीक है, तो अपन ने सब कुछ ऐसे देख लो आप. ठीक है, कवर कर रखा है. तो आज हम लोग इससे आगे बढ़ने वाले हैं. ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे. और इसी में जब आपने देखा था ना कि इनहेलेशन हो रहा था, उसकी प्रक्रिया देखी थी आपने, है ना, कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, किस डायरेक्शन में करती हैं. हाँ, और एक्सहेलेशन में भी हमने सिमिलरली वो चीज़ें देखी थी. तो एक और पोर्शन रह जाता है आपका, ये जो हम एक्सहेलेशन और इनहेलेशन की बातें कर रहे थे, दैट वाज फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग, है ना. अगर आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो नॉर्मल इनहेलेशन एंड नॉर्मल एक्सहेलेशन को हमने उस दिन एक्सप्लेन किया था. तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज फोर्सफुल एक्सहेलेशन. ठीक है, और फिर उसी का उल्टा फिर इनहेलेशन ही हो जाएगा. तो एक्सहेलेशन पढ़ लेंगे तो इनहेलेशन भी हो जाएगा. ठीक, तो एक तो ये अब एक्सहेलेशन इनहेलेशन के बजाय मैं बस ये लिख सकता हूँ फोर्सफुल रेस्पिरेशन. ठीक है, उसमें कुछ नहीं होना. मैं एक चीज़ बता दूंगा. अभी पहले एक बार इसको देख लेते हैं. सो इनहेलेशन में क्या हो रहा था अपना, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज हो रही थी, और जिससे कि विच डिपेंड्स ऑन थोरेसिक कैविटी. हाँ, थोरेसिक कैविटी जैसे जैसे एक्सपैंड करेगी, जिस डायरेक्शन में करेगी, उससे अकॉर्डिंग फिर वॉल्यूम ऑफ लंग्स भी हमारी बढ़ जाती है. तो थोरेसिक कैविटी कैसे इंक्रीज कर रही थी, दैट वाज दो तरीके से हो रहे थे. ठीक है, एक तो इंटरकोस्टल मसल्स एंड दूसरा डायफ्राम मसल्स उसमें इन्वॉल्व हो रहा था. ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स डायफ्राम बिकम फ्लैट, रिब्स मूव्स अपवर्ड, स्टर्नम आउटवर्ड, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस. ठीक है, तो ये बातें क्लियर है. ठीक है, मैंने ये बताया था कि डायरेक्शन किस तरफ में क्या होता है. एक सेकेंड. हाँ, ये चीज़ मैं कह रहा था. इंटरकोस्टल मसल्स जो है सो किस डायरेक्शन में चेंज करती है आपकी, लेट लेट्रो लेट्रोवेंट्रल ऐसा होता है ना. हम्म लेट्रोवेंट्रल ही बोलते हैं ना, डॉर्सोवेंट्रल. सॉरी, लेट्रो नहीं, डॉर्सोवेंट्रल यार, डॉर्सोवेंट्रल. डॉर्सोवेंट्रल मतलब आगे या पीछे, आगे और पीछे के डायरेक्शन में ये आपका एक्सपेंड होगा या फिर श्रिंक करेगा. ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंटरकोस्टल मसल्स की जो मूवमेंट हो रही थी वो किस तरफ थी, तो आप यहीं पे लिख लेना यार. ठीक है, ये पुराने वाली चीज़ें हैं, बट इसी में लिख लेना. इसकी जो मूवमेंट थी वो कैसी थी, एनसीईआरटी में लिखी हुई है. ठीक है, रिमेंबर एनसीईआरटी में लिखी हुई है. तो इसको आप लिख लो. जैसे ये क्या है, इंटरकोस्टल है ना, तो इसके लिए आप लिख लो डोर्सो वेंट्रल डायरेक्शन. ठीक है, डोर्सो वेंट्रल. ठीक है, और डायफ्राम की बात करें तो एंटेरियो पोस्टेरियर डायरेक्शन होती है इसकी, मतलब ऊपर नीचे. एंटेरियो पोस्टेरियर, ये क्या है, ये आपकी मूवमेंट की डायरेक्शन है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. जैसे कि अभी इनहेलेशन में बात करें कि थोड़ा सी कैविटी को इंक्रीज करने के लिए इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम मसल्स इन्वॉल्व थे. तो जो इंटरकोस्टल मसल्स होगा वो अगर एक्सपैंड कर रही है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन जो है सो आगे और पीछे करके होगी, है ना. जैसे आप, मैंने बताया था आपको, एक हाथ आपको छाती पे रखना है, दूसरा पीठ पे रखना है, ऐसे दबाना. तो अगर ये वाली ब्रेशिंग हो रही होगी, है ना, जब आप इसको दबा रहे होगे तो उसकी इंटरकोस्टल मसल्स जो है सो डायरेक्शन जो होगी उसकी वो कैसे होगी, मतलब डॉर्सोवेंट्रल डायरेक्शन हो जाएगी. एंड डायफ्राम जैसे कि नीचे था, और उसको अगर आपको क्या करना है, फुलाना है, लाइक एक्सपेंड करना है, उसको फ्लैट कर देना होता है. ठीक है, जब डायफ्राम नॉर्मल होती है तो वो कैसी होती है, डोम शेप में होती है, और जब आपको इसकी वॉल्यूम बढ़ानी है तो उसको फ्लैट कर देना होता है. तो ये जो इसकी डायरेक्शन होगी वो एंटेरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन में होगा. तो यही बातें अभी ऐड करानी थी. ठीक है, सो आइए अपन अभी क्या करते हैं, फोर्सफुल एक्सहेलेशन. फोर्सफुल एक्सहेलेशन की भी ज़रूरत नहीं है खास. ठीक है, अपने को बस ये देखना है कि फोर्सफुल जो रेस्पिरेशन होती है ना अपनी,
ठीक है, फोर्सफुल रेस्पिरेशन होती है तो उसमें जैसे कि अभी इंटरकोस्टल मसल्स थे, हाँ, और क्या था, डायफ्राम था, तो इसके अलावा एक और चीज़ आ जाती है, दैट इज़ योर एब्डोमिनल मसल्स भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा जोर लगाना पड़ता है जब हम सांस जो अधिक जो मतलब फोर्सफुली छोड़ते हैं या फिर फोर्सफुली इंटेक करते हैं, जब आप प्राणायाम वगैरह करते हो, है ना, तो ऐसे छोड़ना होता है। तो उस समय क्या होती है कि आपकी एब्डोमिनल मसल्स भी उसमें कॉन्ट्रैक्शन करती है। ठीक है, और फिर उसी तरीके से फिर थोरेसिक की वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, है ना। और पल्मोनरी फिर प्रेशर जो है सो वो, अगर आप एक्सहेलेशन कर रहे हो तो पल्मोनरी प्रेशर ऑब्वियसली एक्सहेलेशन के दौरान क्या होनी चाहिए, पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होनी चाहिए, हाँ, पल्मोनरी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, तो थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। और अभी एक टॉपिक आएगा कुछ इस लेक्चर के बाद मैं लूँगा, ठीक है, वो थोड़ा सा मैं बाद में करा है ना, इसको रखा है इस टॉपिक को, दैट इज़ जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। ठीक है, उसमें आपको बहुत सारे वॉल्यूम्स पढ़ने हैं, टाइडल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी होती है, फिर रिजर्व वॉल्यूम होती है, रेसिडुअल वॉल्यूम होते हैं, तो बहुत सारे टर्म्स है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी एक यही फोर्सफुल एक्सहेलेशन या फिर फोर्सफुल रेस्पिरेशन ही लिख लो इसको। ठीक है, तो बस यही मेरे को नोट डलवाना था। तो इसमें आप लिखें फोर्सफुल, एक सेकेंड, फोर्सफुल रेस्पिरेशन में क्या हो रहा होता है, along with intercostal muscles and diaphragm, there is a abdominal muscles which is also involved in forceful inspiration or expiration in order to what, in order to uh, contract, sorry, in order to mm, 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 in order to increase or decrease, in order to increase or decrease thoracic or pulmonary volume and pressure। ठीक है, तो सबसे मेन इसमें निकल के क्या आया, दैट इज योर एब्डोमिनल मसल्स। अभी तक आपने एब्डोमिनल मसल्स को काम में नहीं लिया था, बट नाउ यू हैव टू टेक एब्डोमिनल मसल्स इन वर्क, दैट इज अलोंग विथ इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम, ये भी आपका हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, तो बस इतनी जानकारी है आपके पास। ठीक है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म एनसीईआरटी दे नहीं रखा है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस टॉपिक से आगे, दैट इज योर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अभी तक जो भी आप देख रहे थे, ठीक है, कि सांस आ रही थी, है ना, सांस जा रही थी, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस थे हमने उसको भी डिटेल में देखा, है ना। जैसे कि आपको जितना आसान लगता है सांस ले लेना सांस छोड़ना, उतना आसान नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन सी मसल्स थी, है ना, किस तरीके से वो कैसी मूवमेंट कर रही थी, प्रेशर का क्या इसमें रोल था, है ना, और वॉल्यूम का क्या रोल था, इन दोनों के बीच में रिलेशंस कैसे थे, कैसे कैसे वो अपने आप को एडजस्ट करती है, लंग्स एंड ऑल द थोरेसिक कैविटीज़, है ना, वो वॉल्यूम कैसे एक्सपेंड करती है,
तो वी everything have we have done everything. Okay, we have discussed everything earlier, and then now just move on the next part, that is exchange of gases. This is actually the main function of the lungs and the alveoli. ठीक है, जो आपका मेन फंक्शन था दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही था ना, है ना। आपने मैंने बताया था दो पार्ट में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, पूरे पाथ को, पूरे जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, कि अभी जैसे कि टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक मैंने बताया था एक बार, वो डायग्राम अगर आपको याद हो, देखो आप। यहाँ तक तो हम क्या कर रहे थे, हाँ, यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहे थे हम, यहाँ तक कर रहे थे क्या, दैट इज योर कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ यहाँ ये वाली पार्ट थी एल्वियोलाई आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब आ चुके हैं, दैट इज जो एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस करानी थी हमें। ठीक है, तो एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमें यहाँ करानी है, अब हम वो देखने वाले हैं। ठीक, और एक मैंने और टेबल बनाया था ना ऐसा करके, फ्लो डायग्राम वाला, जिसमें बताया था, हाँ ये देखो, ये था अभी तक पूरा टर्मिनल ब्रोंकियल्स का क्या था, कंडक्टिंग पार्ट था, कि हवा कैसे आएगी कैसे जाएगी। तो एवरीथिंग इन्वॉल्व्स every parts which involves in conducting part we have already discussed, external nostrils से लेकर terminal bronchioles तक, and then we also discussed about how the mechanism actually work, which type of muscles involves, and how they functions, how they adjust the thoracic volume, everything we have already discussed. Now the main thing is that is exchange of gases. तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती है। तो देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जनरली दो दो जगह पे होती हैं। ठीक है, दैट इज यो बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, एंड दूसरा कहाँ होती है आपकी, ब्लड एंड बॉडी टिश्यू के पास होती हैं। ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर क्या हो रही होगी, आप पहले सोच के देखो कि हवा जो ऑक्सीजन थी, जो ऑक्सीजन थी वो कहाँ तक पहुंचा चुके हो आप, एल्वियोलाई तक पहुंचा चुके हो। अब इस ऑक्सीजन को ये क्या करने वाला था, ब्लड के अंदर उसको ब्लड के अंदर घोल देगा, एंड दैट डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इनसाइड ब्लड विल कैरी टू द टिश्यूज, है ना। वहाँ एक्चुअली ऑक्सीजन की ज़रूरत थी ना, हमारे बॉडी को रेस्पिरेशन करने के लिए, हमारे बॉडी सेल्स को, हमारे बॉडी टिश्यू को रेस्पिरेशन करने के लिए तो ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तो वहाँ तक उसको ले जाना है। ठीक है, तो अब एक्सचेंज तो दो जगह होनी थी। अब चूंकि आपने ऑक्सीजन दिया लंग्स के लेवल पे, दैट इज एट एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई के लेवल पे आपने ब्लड कैपिलरीज को क्या दिया, ऑक्सीजन दिया। तो जो आप ऑक्सीजन दे रहे थे, अगर आपको वो याद हो, क्या नाम है, सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चीज याद हो, तो आपको पता है कि जो लेफ्ट एट्रियम थी, है ना, लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आ रहे थे हार्ट से, है ना, सॉरी लंग्स से जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहे थे, दैट वाज डीऑक्सीजनेटेड, है ना। वो कैरी कौन कर, दैट वाज ऑक्सीजनेटेड, हाँ। तो वो कैरी कौन कर रहा था, आपका पल्मोनरी वेन कैरी कर रहा था। तो पल्मोनरी वेन के अंदर अब क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन उसने कहाँ से लिया, एल्वियोलाई से लिया, और वो अब कहाँ, हार्ट को दे देगा। ठीक है, हार्ट के मतलब लेफ्ट एट्रियम को दे देगा। एट द सेम टाइम दूसरी चीज ये भी तो हो रही थी, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड थी आपकी राइट वेंट्रिकल से, सो कहाँ गई थी, लंग्स के पास गई थी थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, है ना। तो वहाँ डीऑक्सीनेटेड ब्लड थी। तो वो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड था, CO2 था, वो CO2 कौन ले लेगा, वो CO2 ले लेगा आपका लंग्स, दैट इज जो एल्वियोलाई। ठीक है, तो एक जो एक्सचेंज आपने देखा कि CO2 एल्वियोलाई ले रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है। तो एक साइड तो आपने ये देख ली कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज, हाँ भैया यहाँ पे हो रही है। ओके, एंड द अनदर प्लेस वेयर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस, दैट इज बिटवीन ब्लड एंड ब्लड बॉडी टिश्यू। अब दूसरी चीज आप देखो कि जो क्या कहते हैं, ब्लड जो है सो टिश्यू के पास जाएगा ना, तो उसमें आपको ऑक्सीजन वो दे देगा टिश्यू को, और टिश्यू ने जो रेस्पिरेशन के दौरान CO2 बना रखा होगा, उस CO2 को वो फिर क्या करेगा, ब्लड वेसल्स के अंदर डाल देगा। ठीक है, तो वहां पे एक एक्सचेंज हो गई। तो यही दो पार्ट को हमें देखनी है, बस अभी तो नाम लिखना है, आगे हम लोग पूरी चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज अभी आप लिखो, इसके अंदर जो मैंने बताया बस उतनी सी चीजें हैं, अपने को लिख लेनी है। ठीक है, देखो आप, एक्सचेंज ऑफ gases
occurs at two sites. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज बिटवीन alveoli एंड ब्लड। अगर कुछ फालतू की आवाज़ें आ रही हो तो उसको इग्नोर करना, वो पता नहीं ऊपर छत पे कुछ हो रहा है ऐसा। ठीक है, सो हाँ, द फर्स्ट वन इज बिटवीन alveoli एंड ब्लड। ठीक है, अक्रॉस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। आपको याद है ये पूरा जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था पिछली क्लास में? याद है, 3 लेयर में हमने पढ़ा था। एंड ठीक है, दूसरा क्या था? दूसरा कहाँ हो जाएगा आपका? बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू। ठीक है, और ये दोनों ही प्रोसेस कैसे हो रही होती हैं? बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या समझते हो? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। ठीक है, सो इट अकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। ओके, यहाँ लिखना है आपको, अकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, तो आपकी ये एक बात हो गई क्लियर। अभी बस ये हमने दो साइट के नाम पढ़े हैं। ठीक है, अब हम पहला काम देखने वाले, दैट इज एल्वियोलाई एंड ब्लड के बीच में गैसेस एट एल्वियोलाई एंड टिश्यू। ये अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, यहाँ फैक्टर्स की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये एक जनरल सी पॉइंट है, नॉट एट द एल्वियोलाई नेदर एट द टिश्यू। हम ये दोनों ही जगह में कुछ जनरल सी चीज़ें होती हैं जिसमें फैक्टर्स होते हैं। इसके लिए आप ठीक है, अभी सब टॉपिक ही इसके अंदर लगा लेता हूँ मैं। दैट इज व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग। ठीक है, मतलब कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हो रही हैं एल्वेओलाई के अंदर और टिश्यू के अंदर, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम वो 3 फैक्टर्स आराम आराम से अलग अलग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बस यही बात है। तो आप लगाएं, क्या लगाएं? 3 फैक्टर्स। ओके, हाँ, ऐसे लगाओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग। ये क्लासेस एकदम स्मूथ चल रही है ना यार, मतलब मेरे को थोड़ा सा ये रिव्यू चाहिए कि जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप साथ साथ लिख पा रहे हो ना। जैसे मैं ये जूम कर रहा हूँ, कभी ऐसे कर दिया, कभी ये कर दिया, तो इन सब चीज़ों में किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही ना? क्योंकि ये मैं तो नहीं फील कर पाऊंगा। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें लगे आपको तो आई कैन रिफॉर्म दैट। ठीक है, थोड़ा सा उसमें चेंज कर लिया जाएगा। अगर कुछ ऐसा हो तो आप बता दिया करना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, एक सेकेंड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो ये एक सब टॉपिक है इसके अंदर जिस पे मैं बात करनी है। तो ऐसे 3 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, 3 फैक्टर्स होते हैं। तो आइए एक एक करके हम तीनों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला आप अपना दैट इज सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज। ठीक है, आप खुद सोचो कि जो गैसेज ब्लड के अंदर जितना ज़्यादा सोल्यूबल होगी, है ना, उसकी जो एक्सचेंज है वो उतना आसान हो जाएगा ना। ठीक है, ब्लड के अंदर अगर कोई ज़्यादा सोल्यूबल है तो उसका जो एक्सचेंज हो रहा होता है, उसकी जो कंडक्शन हो रही होती है हमारे बॉडी से टिश्यू में, बॉडी के टिश्यूज में, फिर टिश्यू से फिर ऐसे ब्लड वेसल्स में, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा ना। तो सोल्यूबिलिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर फैक्ट जो आती है आपकी निकल के, ये ऐसा है कि जो CO2 है, ठीक है, तो CO2 जो है इज 20 to 25% टाइम्स
मोर सॉल्यूबल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखनी है, एनसीईआरटी में भी दे रखी है कि CO2 जो सॉल्यूबल है ना गैस के अंदर, तो CO2 20 से 25% टाइम्स ज़्यादा है किसके अपेक्षा में, दैट इज देन O2। ठीक है, तो O2 जितनी सॉल्यूबल है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा 20 से 25% ज़्यादा क्या है, CO2 ज़्यादा सॉल्यूबल है गैस के अंदर, बस यही कहना चाह रहा है। CO2 इज इतना टाइम्स मोर सॉल्यूबल देन O2। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है CO2 का कंडक्शन थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। आगे हम लोग CO2 की अलग चर्चा करेंगे और O2 की, O2 वाला काम तो आज अपन कोशिश करेंगे कि इसमें ख़त्म हो जाए। ठीक है, कि कैसे कैसे O2 की पूरी कंडक्शन होती है, जैसे कि ऑक्सीजन आया, अब आपको लग रहा, आप सोचते रहो थोड़ा सा, है ना, कितना सोच सकते हो आप, ये भी थोड़ा मैटर करता है। जैसे कि आपने ऑक्सीजन को कहाँ से उठा लिया, एल्वेलाई से उठा लिया, कहाँ आप फिर भेज दिया, आपने हार्ट के अंदर भेज दिया, है ना, पल्मोनरी वेंस के थ्रू। तो ये इतना आसान नहीं है ना। ब्लड जो है, ब्लड फ्लो कर रही थी, उसके अंदर ऑक्सीजन आ गया, है ना, और वो फिर हार्ट तक पहुंचा, एंड देन हार्ट से पंप होकर के वो पूरे टिश्यू तक पहुंचा। तो अब हम लोग उसके अंदर घुसने वाले हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा था। तो फिर हम लोग आगे वहाँ देखेंगे कि वहाँ एक हेमोग्लोबिन नाम की चीज़ें होती हैं जो ऑक्सीजन को ना, ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है अपने साथ। ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें प्लाज्मा के थ्रू कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैरी होता है, एंड फिर और भी जो आपके क्या कहते हैं हेमोग्लोबिन्स हैं, उसमें वो कैसे फंसता है, हेमोग्लोबिन किसको कैरी करता है, तो वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो मतलब इस लेवल पे भी आपको आपके सिलेबस में भी है और इसको पढ़ाया जाएगा कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट एक्चुअली हो कैसे रहती है, तो उसमें प्रेशर का टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखने वाले हैं, तो भी बस ये कह रहा हूँ मैं कि हाँ, इसमें इस लेवल तक आपको सोचनी चाहिए। ठीक है, तो हर हर चीज़ का यहाँ डिस्कशन होने वाला है, हर चीज़ का जवाब मिलेगा। ठीक, दूसरा देखो आप, एक तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी मैटर करती हैं कि मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस आप कर रहे हो, तो भैया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस मैटर कर रही थी। दूसरा दूसरा क्या है, द सेकंड वन इज थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, है ना, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जितनी मोटी होगी, है ना, तो उसको क्रॉस करने में उतना टाइम लग सकता है ना। तो आप खुद सोचो, ऑक्सीजन तो कहीं ना कहीं प्रेशर के डिफरेंस से ही एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। अब मान लो एल्वियोलाई से अगर वो आपकी ब्लड कैपिलरीज के अंदर आ रही है, तो वो भी प्रेशर डिफरेंस की वजह से। दूसरा, जब सॉरी यार, इसका मैं तो कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, सो हाँ, और दूसरा मैं कह रहा था कि वहाँ जो टिश्यू टिश्यू लेवल पे जो आप ब्लड वेसल्स से टिश्यू के अंदर आप ऑक्सीजन को फ्लो करा रहे थे, फिर वहाँ से आप कार्बन डाइऑक्साइड को उठा करके ब्लड ला रहे थे। ठीक है, तो वो सब जो डिपेंड करती है, वो सब कुछ कैसे होती है, आपकी सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू होती है। तो डिफ्यूज़न अगर आपको आसान करना है, डिफ्यूज़न बहुत ही स्मूथ करना है, बहुत ही ईजी करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वो जो मेम्ब्रेन थी, है ना, जो 3 लेयर की मेम्ब्रेन थी, आपने पढ़ा था ना पिछली क्लास में। हाँ, ये जो 3 लेयर की मेम्ब्रेन्स थी, ठीक है, तो अगर ये आप खुद सोचो कि ये जितना छोटा हो जाएगा, ये जो पूरा एक वॉल बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से CO2 को इधर जाना था और O2 को इधर जाना था, तो यहाँ पे 3 लेयर की वॉल थी ना, एक तो ये वाली वॉल थी, दूसरी ये थी और तीसरी ये थी। ठीक है, तो इस ये जितना छोटा रहेगा, जितना पतला रहेगा, उतना आसानी से इसकी जो एक्सचेंज है वो हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स अफेक्टिंग है ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ठीक है, तो यहीं हम दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं, क्या, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ठीक है, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ठीक है जी, ओके, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन देख लिया हमने। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि 3 लेयर्स आपने देखे थे, कौन कौन से, एक तो एल्वेओलर के सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम थे, दूसरे आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन्स हो गई थी, एंड देन एंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरीज थे, याद है ना आपको, है ना। तो थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पे भी वो डिपेंड करती है। तो इन सब की जो मोटाई है ना, थिकनेस है, वो 1 मिलीमीटर से भी कम की होती है। ठीक है, तो इसलिए वो इतना आसानी से आपके अपने शरीर के अंदर जो है, सो ब्लड से लंग्स में, लंग्स से टिश्यू में, सॉरी, ब्लड से लंग्स में, एंड देन फिर ब्लड से टिश्यू में
जो आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही थी वो थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है, कन्वीनियंट हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे कि 3 layers ऑफ द एल्वियोलर सरफेस, 3 layers ऑफ द alveolar surface that is, इसको ऐसे लिखना, 3 लेयर कौन कौन से थे, एक बार ये भी मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, कौन कौन से थे। सिंपल स्क्वैमस ऑफ एल्वियोलर, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, तीसरा एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। तो ये जो तीन आपका जो लेयर थे, ठीक है, 3 लेयर थे, तो इनकी जो आपकी थिकनेस होनी चाहिए थी वो कैसी होनी चाहिए थी, और इन तीनों की थिकनेस होनी चाहिए लेस देन 1 मिलीमीटर थिकनेस। तो मैं कैसे लिख दूँ इसको, ठीक है, द थिकनेस इज लेस देन 1 मिलीमीटर होती है, ठीक है। तो ये आपने सेकंड फैक्टर देख लिया जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस को अफेक्ट कर रहा था, ठीक है। अब तीसरी चीज़ें क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ कोर्स, हाँ, सिंपल डिफ्यूजन से सारी चीज़ें हो रही थी तो प्रेशर डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। तो थर्ड वन इज योर प्रेशर डिफरेंस, लिखें आप प्रेशर डिफरेंस। अब ये भी तो मैटर करता है ना किस गैस की प्रेशर कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पे कम है। तो जिसकी ज़्यादा होगी वो आसानी से या फिर वो जल्दी, कहने का मतलब कि वो जल्दी एक्सचेंज हो जाएगा, जल्दी वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप इमेजिन करो कि एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के अंदर अभी तो ऑक्सीजन आया था ना बहुत सारा, है ना, और जो आपकी डिऑक्सीनेटेड ब्लड थी वो तो अपना कार्बन डाइऑक्साइड खाली कर दिया था, उसके अंदर ऑक्सीजन तो बिल्कुल थी ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वहाँ से ऑक्सीजन, क्योंकि एल्वियोलाई में ज़्यादा थी तो वहाँ से ऑक्सीजन फिर वो कहाँ, ब्लड कैपिलरीज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और जब ब्लड कैपिलरीज कहाँ पहुँचेगी, टिश्यू के पास पहुँचेगी, तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर उसकी जो प्रेशर है ऑक्सीजन की वो ज़्यादा होगी, और चूंकि वो सारा ऑक्सीजन टिश्यू यूज़ कर चुका होगा, वहाँ उसने कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो फिर ऑक्सीजन कहाँ से ले लेगी, जहाँ ज़्यादा प्रेशर था, तो प्रेशर था ब्लड कैपिलरीज के अंदर ज़्यादा और टिश्यू में कम, तो ब्लड कैपिलरी से टिश्यू के अंदर फिर वो आ जाता है ना। तो ये चीज़ है। तो प्रेशर डिफरेंस मैटर करता है कि नहीं करता, आप खुद बताओ, है ना। प्रेशर डिफरेंस या फिर प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं उसको, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है। सो प्रेशर डिफरेंस या फिर प्रेशर ग्रेडियंट बोलो, है ना, प्रेशर बोलो या फिर एक और टर्म आती है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। हालांकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, गैसेस की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रेशर ही होगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन भी कभी कभी आपको किसी चीज़ में देखने को मिल सकता है, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन बस ब्लड में यही नहीं हो रहा था, मतलब ऐसे कि बहुत जगह होती है, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन आपके डेली लाइफ में भी बहुत जगह चीज़ें ऐसी हैं जो सिंपल डिफ्यूजन की वजह से हो रही हैं, ठीक है। तो दैट्स द थर्ड वन, है ना। तो ये तीनों फैक्टर्स आपको क्लियर है ना यार, ठीक है। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, एंड ये जितनी पतली होगी उतनी आसान होगी, क्या क्या आसान होगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। और प्रेशर डिफरेंस तो ऑफकोर्स मैटर करता है, ठीक। तो यही चीज़ है आपका, ओके। अब एक इसी में जब प्रेशर की बात कर रहे थे ना, तो एक अभी हम लोग बहुत ज़्यादा ही उसको जो है सो फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाला है, दैट इज़ व्हाट, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, ठीक है।
तो मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस थोड़ा सा समझाना चाहूँगा आपको। ठीक है, देखो जैसे कि आपका एटमॉस्फेयर है ना, तो वहाँ बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है ना हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो अब मुझे ये पता करनी है कि इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन की क्या प्रेशर है। ठीक है, तो ये किसी, अब बहुत सारे गैसेस में से किसी एक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो अगर मुझे वहाँ पूरे इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर चाहिए, है ना, तो वो ऑक्सीजन के प्रेशर चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। एंड देन अगर मुझे CO2 की चाहिए होगी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, नाइट्रोजन की चाहिए होगी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये होती है पार्शियल प्रेशर, है ना। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि PO2 की पार्शियल प्रेशर कितनी है और PCO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर कितनी है। ठीक है, तो आइए हम एक टॉपिक लगाते हैं छोटा सा, दैट इज योर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। ठीक है, ये आपका तीनों फैक्टर खत्म होते हैं। ठीक, अभी हम बस एक छोटा सा हेडिंग लगाएंगे, क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। और चूंकि अभी हम CO2 और ऑक्सीजन के अराउंड ही बातें कर रहे हैं, तो दैट इज, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एंड PCO2। पी कुछ गैस का नाम नहीं भाई, पी मतलब पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये केमिस्ट्री में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं ना। हाँ हाँ, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं, फिर उसमें भी तो पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। हम्म, हम्म। चलो, तो देखो इसमें क्या है कि जैसे कि आपको पता होगा, किस किस को पता है कि एयर का प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेरिक एयर की प्रेशर कितनी होती है। टोटल प्रेशर एक बहुत ही स्टैंडर्ड चीज़ है जो सबको, बहुत केमिस्ट्री में तो बहुत काम आता है, जब थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस बनाओगे ना, तो वहाँ है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि आपका टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, दैट इज योर 670 mmHg, 760 mmHg होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है कि टोटल मतलब सभी की बात कर रहा हूँ, नॉट दिस इज पार्शियल प्रेशर। अभी मैं पार्शियल प्रेशर पे आऊँगा कि ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कैसे बनी इतना। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पूरी एयर है, मैं सिंपली क्या पूछ रहा हूँ कि टोटल एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर कितनी है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो है आपकी 760 mmHg। सो दैट इज टोटल एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर लिखना, एयर प्रेशर इज इक्वल टू 760 of Hg। ठीक है, ये यूनिट होती है, आपको पता होगा, mmHg। मकड़ी की जो लेंथ होती है वो कितना तक गया, तो ये आपकी प्रेशर बताती है, सब कुछ वो अलग टर्म है। ठीक है, अब देखो कि आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है सो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कितनी है, दैट इज 21% ऑफ ऑक्सीजन। किस किसको ये बात पता है भाई, आपको इसको नहीं पता है, जाकर के क्लास 6 7 में देखो आप, है ना, तो हर जगह लिखी होती है कि ऑक्सीजन आपकी कितनी है, 21% है। मोस्ट ऑफ द मतलब सबसे मोस्ट अबंडेंस अगर किसी गैस की है, दैट इज योर नाइट्रोजन, 70 अराउंड है ना, हाँ 70% है शायद, नहीं 70 नहीं 78% है ना यार। बाकी अ, बाकी 1% बस, फिर सारे 3 4% बच गया ना, 78 और एक, 7 8 1 9, 7 2 9, 99% तो हो गई ये। 1% के अंदर बाकी सारे गैसेस खत्म हो जाते हैं, तो 21% आपका ओके है, ऑक्सीजन है। तो आप देखोगे कि 21% टोटल का है ना, ये 21% जब अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये टोटल का है, मतलब दैट इज 760 mmHg जो टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर थे, उसके अंदर 21% क्या है, ऑक्सीजन है। तो आप अब इसकी तो वैल्यू आप निकाल ही लोगे, कैसे कैसे, दैट इज 21% मतलब, सॉरी, 21% ऑफ क्या, 760। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कट के कितना, 159, 159 mmHg। अब कर लेना इसको। ठीक है, मेरे पास डेटा गिवन है तो मुझे पता है। ठीक है, 159 mmHg। दूसरी चीज,
हाँ, तो ये क्या हो गई, इसको आप क्या लिखोगे, एक सेकेंड, इसको आप लिखोगे कि मैं थोड़ा सा पेन चेंज करके ढंग से लिख रहा हूँ। PO2 क्या हो गया आपका 159 mmHg। और ये ध्यान रहे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर हमारे बॉडी के अंदर फिर अलग अलग पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन के। ठीक है, तो ये कहाँ की बात हो रही है, इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अभी हम सब कुछ कहाँ की बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। तो PO2, एक सेकेंड, इन एयर या एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। ओके, चलिए भाई, अब किस किस को पता है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी परसेंटेज है, बताओ मुझे। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी परसेंटेज है आपके एनवायरनमेंट के अंदर। सो दिस इज 0.03 परसेंटेज क्या है, CO2। हाँ, ऑफ लगाने का कोई मतलब नहीं था, है ना, ऑफ से फिर वो सेंस बदल जाती है मुझे लगता है। 21% ऑक्सीजन है हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, 21% ऑक्सीजन है। और यहाँ 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी निकल के आती है 0.3 mmHg। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा अच्छे से लिख लें, क्या क्या कि PCO2 इज इक्वल टू 0.3 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, ये भी कहाँ, इन एयर या एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो अभी हम खूब फ्रिक्वेंटली इस वर्ड को यूज करने वाले, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मैं सिंपली PO2 PCO2 बोला करूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा। ठीक है, चलो, अब अब आपको एक एनसीईआरटी की डायग्राम उठानी है। ठीक है, मैं एक सेकेंड थोड़ा सेलेक्ट कर लूँ यार। हम्म, ये वाली, एक सेकेंड यार। रुक जाओ रुक जाओ, एनसीईआरटी का डायग्राम मैं एनसीईआरटी के साथ लगा दूंगा। अभी मेरे पास एक और डायग्राम है, मैं अपनी कॉपी की चीज़ें इसमें डाल रहा हूँ, एक सेकंड। ये वाली, अरे यार ये क्रॉप नहीं है। जस्ट कि मुझे बहुत ज़्यादा इसमें लिखना ना पड़े, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ। ठीक है, बता देना अगर विजिबल ना हो तो। पाथवे समझानी, हालांकि मैं आपको समझा रखा हूँ, बस उसमें क्या है कि प्रेशर डिस्कस करना है ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको लगाया। ठीक है ना, चल सकता है ये, ब्लर दिख रहा है। कैन वी कंटिन्यू विद दिस गाइस, चलो रहने देते हैं। ठीक है, तो ये बातें तो अपने देख लिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस क्या क्या थी। हाँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस क्या क्या थी, अभी हमें इस चीज़ को समझनी है। ठीक है, तो अभी आप ये देखो, आई होप आपको दिख रही हो। अगर देखो, बहुत हो सकता है बहुत क्लियरली ना दिखे, बट आपको समझ आ जाएगी, इस बात की गारंटी है। ठीक है, फॉर श्योर। चलो, तो अभी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं इसमें डिस्कशन करने की, दैट इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन की प्रेशर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेशर। तो देखो, ये जो आपकी लंग्स है ना, ये एल्वियोलाई वाला पोर्शन है। ठीक है, अभी बस मेरे मार्कर पे ध्यान देते रहना कि कहाँ कहाँ ये मैं पॉइंट कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ। ठीक है, लिखी हुई सारी चीज़ें आपके पास। देखो,
ये आपकी एल्वियोलाई थी। पहले तो आप ये सर्कुलेशन समझ लो, ये किस किस को याद है भाई, कैसे कैसे क्या हो रहा था, है ना, ये किस किस को याद है। ये आपका क्या था, मैं तो हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूँ ना। दैट इज योर हार्ट। हार्ट के अंदर लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा, ऑर्टा के थ्रू ब्लड कहाँ पहुंच रही थी, टिश्यू के पास पहुंच रही थी। और ये क्या था, इसको अपन सिस्टमिक आर्टरी या फिर ऑर्टा बोल रहे थे। इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। इतनी बातें क्लियर। फिर ये अपना ऑक्सीजन कहाँ डाल देता है, टिश्यू के अंदर वो अपना ऑक्सीजन डाल देता है, और टिश्यू से क्या ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। तो यहाँ एक एक्सचेंज जोड़ी होती है। फिर उसने सिस्टमिक वेन के थ्रू कहाँ अपना ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल गया, राइट एट्रियम में। देन राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल, एंड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी कहाँ ले जाता है इसको, फिर से लंग्स के पास ले जाता है। ठीक है, तो ये पाथवे आई थिंक सभी को क्लियर होनी चाहिए, है ना। जिसको नहीं क्लियर है वो और इसको डिस्कशन हम लोग मतलब इसके बाद वीडियो तो डल चुकी है ना, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। जो जो इंसान यहाँ पहली बार पढ़ रहा है, ठीक है, और उसने सर्कुलेशन नहीं पढ़ी है, तो आप वहाँ पे और अच्छे से इसको देख लोगे। मेन बात यही है, मैं ये वहाँ भी बताऊंगा, तो ये चीज़ें पाथ में कभी चेंज नहीं होने वाली ना। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड थी, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थी, फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एक साइड जो है सो पूरी क्या है आपकी, राइट साइड में देखो आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ब्लू ब्लू से सब कुछ लिखा हुआ है ना। और इस तरफ जो रेड वाली चीज़ है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक, तो अभी हम लोग इसी कारण बात करेंगे कि देखो अब चूंकि देखो सब कुछ कहानी वैसी ही है, इसमें एडिशनल क्या है कि हम हर एक जगह पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखने वाले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की भी आपकी डायग्राम है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो ये आपका क्या था, एल्वियोलाई था। तो एल्वियोलाई के अंदर जो है, एल्वियोलाई के अंदर 104 mmHg क्या होती है, ऑक्सीजन की प्रेशर होती है। ठीक, जैसे कि देखो एटमॉस्फेयर में कितना था पहले, 159 था। अभी जो हमने निकाला है, अभी जो हमने देखो इसमें भी लिखी हुई है, इसमें भी लिखा। अभी मुझे ये नहीं लिखता ना मैं, तो भी काम चल जाता। देखो क्योंकि मैं ये लगा ही चुका हूँ, खैर कोई बात नहीं, मुझे यहीं पे लगा लेना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। सो दिस वन इज 159 गाइस। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं क्या, अरे यार ये तो सेम पेन है। ये तो और गंदा दिख रहा है ना। ये भी बेकार दिख रहा है यार। चलो ठीक है ठीक है। तो बेकार ही लग रहा है। ठीक है, दिख जाएगी आपको, कोई नहीं, रहने दो। अच्छा, सो 159 mmHg एंड 0.3 mmHg, ये क्या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये हमने यहाँ मार्क कर लिया बाहर वाले। ठीक है, एटमॉस्फेयर का PO2 कितना है, 159, PCO2 0.3। क्लियर। अब देखो यहाँ लंग्स के अंदर जो आपकी प्रेशर होती है क्या, 104 होती है ऑक्सीजन की, और कार्बन डाइऑक्साइड की 140। ठीक है, ठीक है, और ये 104 जो है सो 159 से कम है। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन किस तरफ से किधर जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कितनी है, 40 है, और बाहर कितने, 0.3। तो इसलिए हम जो है सो लंग से एक्सहेल कर पाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ 40, यहाँ 0.3। तो जहाँ ज़्यादा वहाँ से निकलेगी ना, ज़्यादा से कम की तरफ जाएगी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इधर निकल गया एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर से हमने क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। और ऑक्सीजन की प्रेशर कितनी है, 104 mmHg है। ठीक, अब देखो ये आता है कहाँ, पल्मोनरी वेन के पास। पहले तो ये क्या करता है, ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे चुका होता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड किसने एक्सचेंज कर ली। तो ये हाँ, अभी जो आपने एक्सचेंज पार्ट पढ़े हैं ना, ये देखो साथ के साथ ये भी देख लो आप। ठीक है, ये आपने जो दो दो पॉइंट्स पढ़े हैं एक्सचेंज के, कौन कौन से, ये अभी जो आपने दो पॉइंट्स पढ़े हैं एक्सचेंज के, दैट इज बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, एंड बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू। तो यही देख लो, एक तो यहाँ पे हो रहा होता है, एक आपका यहाँ हो रहा होता है, दूसरा यहाँ हो रहा होता है। तो ये है एक्सचेंज जोन आपका। ठीक है, एक्सचेंज जोन। तो ठीक है, यहाँ आ गया। हाँ, अब इसने कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा था, अब इसके अंदर ऑक्सीजन आना था।
तो इसके अंदर जो है सो 95 mg ऑफ पार्शियल प्रेशर है किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये देखो यहाँ 104 है, तो इसके अंदर फिर ये ऑक्सीजन अपना डाल देगा। ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीजन डाल देगा। अब ये ब्लड कैसी हो गई, ऑक्सीजनेटेड हो गई। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो, चूंकि देखो अभी मैं इसमें थोड़े से गौर करने वाली बात ये थी, तो आप पूछ सकते हो कि सर ये 159 mmHg है और ये 104 mmHg है, तो पहले ऐसा होगा कि ऐसे लेने के बाद 104 हो गया है ना। अभी मैं ये कह दूं कि यहाँ 104 था, यहाँ 95, तो इसमें ऑक्सीजन आने के बाद 95 हो गया, तो ये हमेशा ही मेंटेन रहती है ना। इतना माइक्रो सेकंड की बात है कि यहाँ पे उसको इन्फर नहीं कर सकते ना कि पहले ये हुआ होगा फिर ये हुआ होगा। ये तो हमेशा बनी हुई है ना। इधर से कार्बन डाइऑक्साइड गया, इधर से ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, तो ये जो प्रेशर है वो हमेशा मेंटेन रहती है 104 यहाँ। और जो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड थी पल्मोनरी वेन के थ्रू, अब देखो जहाँ जहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको दिखेगी ना, हमेशा प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 ही दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ 104 थी, अब यहाँ आ गई पल्मोनरी वेन के अंदर 95 mmHg। फिर यहाँ से फिर ब्लड सिस्टमिक आर्टरी या फिर ऑर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती है। अब यहाँ भी देखो आप 95 mmHg है, यहीं तक तो था ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो यहाँ क्या हो रहा होता है कि यहाँ आपका, हाँ इसके पास, अब टिश्यू के पास देखो, अब एक्सचेंज दो 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 जगहों के बीच होगा ना, है ना। तो एक ये वाला पार्ट था आपका और ये वाला पार्ट था, तो इन दोनों में देखेंगे कि किसका प्रेशर कहाँ ज़्यादा है ना। तो जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से कम की तरफ चला जाएगा। तो ये प्रेशर इसमें ज़्यादा था किसका, ऑक्सीजन का, 95 mmHg। हाँ, तो ये यहाँ से किधर चल जाएगा, टिश्यू के अंदर चल जाएगा। टिश्यू में कितना था, 40 mmHg था, तो 95 से 40 की तरफ चला जाएगा। ये क्या जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ अगर नहीं लिखी है तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये भैया ये क्या जा रहा है, दिस इज O2 एंड दिस इज CO2। ठीक है, तो देखो, हाँ तो एक तो यहाँ एक्सचेंज हो गई है ना। ये अब देखो 95 था और ये 40 था, तो इसने ऑक्सीजन दे दिया। एंड यहाँ से यहाँ यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड 45 था, ये देखना यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, 45 था, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ यहाँ इसने कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। और यहाँ अब जो पार्शियल, हाँ ये देखो, आप कहने के मतलब दो दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। जब भी आप ब्लड की बात कर रहे हो ना, ब्लड अभी हम देखो इस टेबल में ना, अभी हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं। तो जब भी आप ब्लड की बात कर रहे हो, तो ब्लड में जहाँ जहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ब्लड वेसल्स में देख लो आप, हाँ जहाँ जहाँ ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वहाँ आपकी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 है ना। यहाँ भी था 95, यहाँ भी था 95। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg है, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40। एकदम ध्यान रखनी है भाई, इसमें कुछ मैं कर नहीं सकता आपको। ठीक है, अब देखो ये ब्लड है, ये फिर टिश्यू होगी, इसकी बात नहीं कर रहे, ये फिर ब्लड है, यहाँ से ये भी ब्लड, ये भी ब्लड। तो ब्लड के अंदर देखो आपको चेंज नहीं मिलेगा फिर। अब चूंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी, तो अब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 45, और ऑक्सीजन 40 हो जाएगा। ठीक है, ये आप डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ 95 था, 95 को इसने अब पूरा ऑक्सीजन यहाँ डाल दिया। अब इसके पास कितना बचा, बस 40 mm ही, 40 mmHg ही इसकी प्रेशर रही ऑक्सीजन की। ठीक है, और ज़्यादातर प्रेशर किसकी हो गई, 45 mmHg किसकी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये बातें हो गई। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है कौन, सिस्टमिक वेन, डिऑक्सीनेटेड ब्लड से। डिऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर क्या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो 45 mmHg। और यहाँ भी देखो फिर से ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड ही थी, तो इसके अंदर भी देखो PCO2 45 mmHg, और ऑक्सीजन कितनी, 40 mmHg। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या ज़्यादा है, इसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा थी कि क्या कहते हैं, PCO2 ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है ना। अब आप देखो, अब इन दोनों के बीच में अगर एक्सचेंज कराओगे, इधर का तो हो गया था, ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अगर एक्सचेंज कराओगे इस तरफ, चूंकि ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड 45 है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड 40 है। तो आप बताओ कार्बन डाइऑक्साइड किधर से किधर जाएगी, इधर से इधर ही जाएगी ना, इधर से इधर ही जाएगी। ठीक है, इधर से इधर जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसा ही आपका चल रहा होता। तो ये मैंने NCERT की डायग्राम है एकदम, और ये टेबल भी है। ठीक है, तो ये आपको प्रेशर जो है
हर एक जगह ध्यान रखना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक का तो आपने निकाल ही लिया था, तो एक आप ये याद रख लेना। दूसरा चीज़, जहाँ जहाँ आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखे ना, जहाँ जहाँ आपको क्या दिखे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखे, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको दो ही जगह दिखेंगे, या तो पल्मोनरी वेन के अंदर या फिर सिस्टमिक ऑर्टा के अंदर। तो आप ध्यान रखना कि PO2 जो है, ऑक्सीजन की प्रेशर दैट इज 95 और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेशर 40 mm, ये दोनों बात तो सेम ही है। और यहाँ भी PO2 95, PCO2 40 mm, ठीक है। अब आप इस तरफ आ जाओ, ब्लड वेसल्स के अंदर अगेन मैं टिश्यू और ये वाली लंग्स वाली चीज़ें, फिर दो अलग चीज़ें आपको 2, 3 और 4, 5 जगह का याद रखना है, जिसमें से कि अगर आप, हाँ वैसे देखोगे तो फिर ये 4 इधर हो गए, 5 6 7 जगह याद रखना, लेकिन नहीं, इन दोनों को मैं एक कह रहा हूँ, इन दोनों को मैं एक कह रहा हूँ, 2, फिर एक ये वाला 3, एक ये वाला 4 और एक ये 5, ठीक है। तो ये तो आपको याद ही हो गया, अगर ये याद हो गई तो ये भी याद हो जाएगा, है ना। इसके अंदर डिऑक्सीनेटेड ब्लड है तो 45, डिऑक्सीनेटेड के अंदर हमेशा 40-45 ही चलता रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ PCO2 फिर से 95 हो जाए, ऐसी कुछ नहीं होती, ठीक है। और ये सारा मेजर्ड वैल्यू, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो PCO2 45 mmHg हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें 40 mmHg हो जाएगी। और इसी तरीके से यहाँ भी क्या है, डिऑक्सीनेटेड ब्लड है तो इसके अंदर भी PCO2 45 mmHg और PO2 40 mmHg, ठीक है भाई, ठीक है। चलो, हाँ अब टिश्यू के अंदर देख लो, टिश्यू के अंदर क्या है, 40 mmHg प्रेशर ऑक्सीजन की, और PCO2 ज़्यादा है, मतलब 45 mmHg है। तो ये सेम इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, है ना। ये चूंकि देखो यहाँ पर क्या होता है, टिश्यू के पास रेस्पिरेशन हो रहा होता है, उसने ऑक्सीजन यूज कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड वापस कर दी, तो अभी इसके पास कमी रहेगा ऑक्सीजन का ना, क्योंकि इसने कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया है रेस्पिरेशन करके, तभी तो उधर से ऑक्सीजन का ये देखो, इसको इनपुट मिल रहा है और ये आउटपुट में इसको क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, साथ में टिश्यू अपने लिए एनर्जी बनाती है, दैट इज ATP, है ना। रेस्पिरेशन का क्या प्रोसेस था आपको याद है ना, सबसे डे 1 में मैंने रेस्पिरेशन डिस्कस कराया था आपको। ये देखो, ये देखो, यहाँ जो O2 मिल रहा है वो कौन दे रहा था, कौन दे रहा था, ऑक्सीजन ब्लड ही तो दे रहा था ना टिश्यू को O2, फिर इस बदले में CO2 बना रहा था और एनर्जी बना रहा था, ठीक है। तो ये CO2 को फिर बाहर भेजेगा ना, वही काम तो हो रहा है। उसके पास CO2, अभी टिश्यू के पास CO2 कितनी प्रेशर में थी, 45 थी, और ऑक्सीजन 40 थी, ठीक है। तो ये जो 40 थी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की कमी है, इसका मतलब तो ऑक्सीजन इसको आते रहना चाहिए ना। तो ये जो इनपुट है हमेशा, जो आपका उसको क्या कहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो डिमांड इसका हमेशा ऑक्सीजन का है और सप्लाई क्या करती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी सी बातें क्लियर है। चलो, बस ये प्रेशर वाली टर्म में ध्यान रखना। देखो कितनी खूबसूरत आपकी नोट्स हैं। चलो ठीक है भाई, तो यहाँ तक क्लियर है सबको, बस इसमें कुछ नहीं है, अभी अभी पूरा एक्सचेंज बताया जाएगा कि ये कैसे यहाँ से यहाँ होता है, ठीक है। बस आपको ये डायग्राम याद रखनी है, बस, है ना। डायग्राम याद रखनी है, डायग्राम दे दे, यहाँ खाली कर दे, यहाँ ये वाला खाली कर दे, पूछ ले कि फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ क्या आएगा, है ना। तो ये चीज़, अब आपको इन सब चीज़ों को आसान करने के लिए यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, ठीक है, ये देख लो आप, है ना। और सब कुछ इसी का वो समरी है ये टेबल, ठीक है। इसी जो जितना भी रायता फैलाना है, इसी का समरी क्या आपका ये टेबल है। अभी आप देख लो क्या, पहले तो ऑक्सीजन प्रेशर की बात करेंगे, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे, कितने जगह, 5 जगह, 5 जगह, है ना। मैंने बताया था एटमॉस्फेरिक एयर की अलग देख लेनी है, फिर एल्वियोलाई की देख लेनी है, एटमॉस्फेरिक एयर, एल्वियोलाई एंड टिश्यू, और इन दोनों को हमने क्या कहा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इन दोनों को क्या कहा, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, है कि नहीं, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये 5 कॉलम्स हमें बनाई है। एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन 159 हमने निकाला था, एल्वियोलाई के अंदर 104, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 95, ये वाला 95, है ना। डिऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 40, और टिश्यू के अंदर भी क्या, 40। ये किसकी बात हो रही थी, पूरी ऑक्सीजन की बात हो रही थी, तो ये आपको ध्यान रखनी। और एकदम देखो, ये देखोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में 159 है, चूंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ थी, तभी तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। आप समझो ऑक्सीजन को हम एक्सहेल क्यों नहीं करते, है ना। हम पूरा जोर लगा लेंगे, फिर भी हम ऑक्सीजन एक्सहेल नहीं कर पाएंगे, एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड ही हो सकता है बस। तो ये पूरा प्रेशर का गेम बना हुआ है ना पहले से, हाँ, वो प्रेशर डिफरेंस से ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आप चाहो ले लो, नहीं ले पाओगे ना। ये सवाल उठता होगा ना कि भैया अब इतने सारे गैसेस हम ऑक्सीजन को ही क्यों ले पाते, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर डिफरेंस हमारे शरीर के अंदर बनी हुई है चीजें ऐसी, हाँ। तो बस यही बात है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक ये ऑक्सीजन का समझ आ गया। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 बाहर था, है ना, 0.3 बाहर था। फिर उसके बाद एल्वियोलाई के अंदर 40, ये देखो एल्वियोलाई के अंदर 40,
फिर देखो आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 40, ये देखो 40 40 40 40, एंड देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 45। यहाँ देखो, यहाँ ये बताती है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सॉरी देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये दिखाने के लिए कि मेरे पास ऑक्सीजन है, इसके पास कितना 95 तक था, ठीक है। और ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड की जो जहाँ आपको लगेगा कि हाँ अब ये ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट करता है वो कितना है, उसका हाईएस्ट ही 45 है, समझ रहे हो। इसका हाईएस्ट ही कितना है 45, ठीक। तो ये भी ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी 45, टिश्यू के अंदर भी 45, ठीक है, टिश्यू के अंदर भी 45। तो ये टेबल आपको याद रह जाएगी भाई, ठीक है। चलें आगे बढ़े। अब थोड़ा सा एक अच्छा टॉपिक है, दैट इज ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। और अभी आपको हो सकता है जिसने भी पढ़ा होगा पहले से, तो आपको एक चीज़ मिसिंग लग रही होगी कि मैंने रेस्पिरेटिव वॉल्यूम्स नहीं बताया, उसमें बहुत सारे वॉल्यूम्स होते हैं, वो मैं लास्ट में कवर करूँगा, ठीक है। और उसके बाद फिर वहाँ तक करने के बाद फिर हम एनसीईआरटी के दिन एक लेक्चर पूरा एनसीईआरटी की रखेंगे, ठीक है, वो मैं दिखाता चलूँगा। अब चूंकि क्या है ना कि हर एक चीज़ एनसीईआरटी में रिलेटेड होता है, अभी एक पैराग्राफ पढ़ने का क्या मतलब, पूरा एनसीईआरटी पढ़ने तो लगे कि हाँ भी एनसीईआरटी पढ़ रहा है, ठीक है। तो हालांकि वो मेरी ओपिनियन कन्वीनियंस के हिसाब से बदलती रहती है, कभी मैं एक टॉपिक के बाद ही एनसीईआरटी अटैच कर सकता हूँ, तो दैट इज ऑल अपॉन मी, है ना। बट आपको हर चीज़ बाय द एंड कवर हो जाएगी, तो यू डोंट हैव टू गेट वरीड अबाउट दैट, ओके। चलो लेट्स ड्रिंक सम वाटर and be ready for the next topic that is very critical, that is very confusing, and that is also at the same time very important for you, okay. So everyone get drink your water. चलो भाई, अब हम आते हैं कहाँ, ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन का, भी आपके एनसीईआरटी के अंदर भी दी हुई है, और थोड़ा सा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ठीक है। उससे पहले तो आप ये लगाओ कि ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 पढ़ते हैं, है ना। एक सेकेंड रुक जाओ, मुझे क्या कराना है उस हिसाब से मैं देखूंगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 आप टॉपिक लगाओगे, उसके बाद हम करेंगे डीऑक्सीनेट ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन का, तब थोड़ा आसान हो जाता है ये पढ़ना, है ना। हालांकि ये ऐसा होता है ना कि ये जो कर्व है वो पहले पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद सारी चीज़ें पढ़ाते हैं वो टीचर्स आपके, ठीक है। चलो इस पेज को रहने देते हैं ना, ठीक है, इस पेज को रहने देते हैं, ये समझ आ जाएगी ना, मुझे लिखने की तो जरूरत नहीं है ना। थोड़ा सा इसको आप ऐसे करोगे, दूर करोगे तो दिख जाएगी, और ज़्यादा जूम करोगे तो हो सकता है थोड़ा ये ब्लर दिखे, बट इट इज़ विजिबल गाइस, है ना। मैं एक काम करूँ क्या, मेरे पास इसके आगे वाला पेज भी है, पेज लगा दूँ या फिर लिखूँ, पेज ही लगा देता हूँ, थोड़ा लेक्चर भी ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा फिर, ठीक है। वेट गाइस वेट, मैं वो पेज ही लगा देता हूँ उसमें, आसान होता है पढ़ाना। इसमें हो सकता है आपको, हाँ बाद में लिख लेना लेकिन अपने नोट्स के अंदर, ये है ना। इसको थोड़ा बाद में, ऐसे क्यों इसके होठों पे, हाँ ये वाला अच्छा लगता है मेरा, आपने सुने ये गाने, बहुत ही सुंदर है। डन 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 डन। तुमसे कैसे दिखोगे, कैसे दिखेगा, इतना बड़ा में नहीं दिखेगा ना।
हम्म, ठीक है, अलग अलग ही रखते हैं। अब देखो मैं इसको ना चाहूँ तो पूरे में फैला दूँ, बट यार मुझे लगता है कि आपको ना विजिबिलिटी इसमें थोड़ी ब्लर दिखेगी। एक मिनट चेक करते हैं यार, इसे रहने दिया जाए क्या? ठीक है, चलो इसको करते हैं फिर। इसमें कुछ रफ भी करना है क्या? ये थोड़ा सा क्लियर नहीं लगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब ठीक है ना? चलो भाई, ओके ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका टॉपिक लगाना है क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑटो। चलो मैं टॉपिक खुद लगा देता हूँ। चलिए टॉपिक अपन खुद लगाएंगे। सबसे टफ वाला काम मैं करूँगा, आसान वाला काम आप लोग करोगे, ठीक है? तो सबसे टफ काम क्या है? टॉपिक लगाना। और सबसे आसान काम क्या है? आपको नोट करना, ठीक है? देख रहे हो कितना बढ़िया मास्टर मिला आपको। सारे टफ काम खुद कर रहे हैं, ठीक है? लिखने का क्या है, वो तो 1 मिनट में लिख जाता है कि नहीं? टॉपिक लगाना है वेरी लेंथी वर्क, और आपका मास्टर टॉपिक लगा रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। ये देखो कितना टफ काम है, ठीक है? ठीक, चलो। और ये तो आसान काम है आपको नोट करना, आप कर लेना, ठीक है? चलो शुरू करें। चलो देखो, पहली बात तो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 हमें अलग से पढ़नी है, इस बात की ज्ञान होनी चाहिए हमें, ठीक है? ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 अलग से पढ़नी है और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 अलग से पढ़नी है। और इसका भूमिका ये है, मतलब ग्राउंड ये है ना? ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमने यहाँ देखा कि जब हम ऑक्सीजन की मतलब यहाँ देख रहे थे। अब सवाल ये होने चाहिए, अभी अभी हम मुद्दे पे आएंगे थोड़ी देर में, ठीक है? कि मैंने बताया था ना तभी कि यहाँ से ऑक्सीजन इसके अंदर कैरी हो रही है, ठीक है? तो ऑक्सीजन ऐसे ही नहीं घुल जाती है, ठीक है? ऑक्सीजन को कोई कैरी करने वाला एक व्हीकल होता है। तो अभी हम ऑक्सीजन यहाँ से लेकर आ रहे थे, ऑक्सीजन यहाँ से लेके 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 फिर यहाँ तक पहुँचा रहे थे। तो बस हम इतने से पार्ट को आज हम पढ़ने वाले, तो इसको हम क्या नाम दिया हमने? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, है ना? ज़रूरी था कि नहीं? अगर हम वैसे भी शुरू करें तो चलो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ से यहाँ से, फिर इसके अंदर कितनी चीज़ें हो रही होती हैं ना, लंग्स के अंदर दिस दिस दैट, फिर ब्रोंकाई कहाँ कहाँ तक पहुँच, फिर अल्वुलाई तक, एंड देन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू थ्रू ब्लड वेसल्स के अंदर, फिर कैसे कैसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर टिश्यू तक। तो इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ेंगे। फिर देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कहाँ से चालू हो जाएगा, है ना? यहाँ से CO2 लोड होता है इसके अंदर, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर। अरे भैया ये कैसे चला गया इधर? ये अच्छा, ओके ओके ओके, जैसा वो शायद रखोगे उसी हिसाब से तो वो लिख के आएगा, ये बात है। चलो ये क्या हो रहा था? O2 and then CO2, this is CO2, ठीक है भाई, चलो। हम्म हम्म, तो समझ आ गई हम O2 की बातें क्यों कर रहे हैं। एंड फिर हम लोग अगले टॉपिक में क्या बात करेंगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ठीक है? तो ट्रांसपोर्ट CO2 थोड़ा सा और पेचीदा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे को खुद से लिखनी पड़ेगी जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि ये नोट्स है और इसमें काम की चीज़ें लिखी होती हैं, बट उसमें समझने की चीज़ें मैं अच्छे से लिखाऊंगा। मेरे नोट्स देखना आप, क्या गजब का है, ठीक है? तो आई होप सबको विजिबल होगी। अभी हम शुरू करते हैं इसका, ठीक है? दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन आपको पढ़नी है। सबसे पहली बात एनसीईआरटी लिखती है, और ये आपने मैंने पढ़ा है कि नहीं मुझे याद नहीं है, कि 100 ml ब्लड के अंदर 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन होती है। ये बताया गया क्या आपको? नहीं बताया होगा आई थिंक, नहीं बताया होगा ना? नहीं बता, ठीक है।
तो पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि इसमें एक दो लाइन शायद गलत होगी तो मुझे वो काट देनी पड़ेगी बाद में, ठीक है। तो आप यहाँ लिखो, मैंने दाएं बाएं इसलिए थोड़ा सा स्पेस रखा हुआ है कि देखो 100 ml ब्लड है, उसके अंदर आपकी 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन है, ठीक है। हेमोग्लोबिन है ना। तो हेमोग्लोबिन क्या होती है अभी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखो हेमोग्लोबिन क्या है। हेमोग्लोबिन इज अ रेड कलर आयरन पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी, ठीक है। अभी यहीं से शुरू करते, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 से शुरू करते। देखो तो सबसे पहले O2 की ट्रांसपोर्ट जो है ना ब्लड के अंदर होती है, इतना आपको पता है अभी तक, है ना। अभी तक आपको ब्लड के अंदर पता है कि ब्लड के अंदर होती है, जस्ट सिंपली ब्लड के अंदर पता होती है। अब जो बच्चा सर्कुलेशन पढ़ के आया होगा, ठीक है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ के आया होगा, उसको पता होगा कि ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें थी, है ना। तो ब्लड के अंदर मैंने बताया था आपको क्या कि प्लाज्मा होती है एंड देन कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा वाले पार्ट से जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होगी वो बस 3% होती है। कितनी? 3% होती है। आपको लगेगा कि बाकी 97% फिर कहाँ से होती है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो है सो मोस्ट ऑफ द पार्ट कितने थे, आई थिंक 55% प्लाज्मा था एंड 45% वो थे फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे, है ना। हाँ, तो 3% ही बस प्लाज्मा से हो रहा है, बाकी कैसे हो रहे हैं? आरबीसी के थ्रू हो रहा है भाई, आरबीसी के थ्रू हो रहा है। आरबीसी याद है फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर, है ना। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर क्या थी? आरबीसी थी। तो आरबीसी के थ्रू क्या हो रही है? आपकी ऑक्सीजन की 97% ट्रांसपोर्ट हो रही है ना। दिख रहा होगा आई होप। थोड़ा जब मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा ब्लर दिखता है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता इसका अभी, ठीक है। 97% जो ट्रांसपोर्ट होती है कहाँ से होती है? ब्लड के थ्रू होती है, उस ब्लड के अंदर आरबीसी के थ्रू होती है। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो देखो इसमें मैं इसको इसलिए उठाया हूँ क्योंकि इसमें डायग्राम है ना, ये वाली चीज़ें हैं थोड़ा सा, तो मैं इसलिए, बाकी मेरी कोशिश तो यही रहती है मैं खुद लिखूँ। कोशिश रहती है भाई कि मैं खुद लिखूँ। तो इसमें देख रहे हो थोड़ा सा डायग्राम है, तो अच्छे से मैंने बनाया भी था, तो मेरे को लगा ये डायरेक्ट चिपका देना चाहिए। एक बार करते हैं, अगर ऐसा आपको लगेगा कि नहीं करना चाहिए तो फिर मैं खुद से मेहनत करूँगा और क्या, ठीक है। जैसे आपकी डिमांड वैसी ही मेरी सप्लाई, तो डिमांड एंड सप्लाई बनी होनी चाहिए, ठीक है। चलो खैर देख लेंगे इसको जब देखेंगे। तो देखो थोड़ा सा ही कंफ्यूजिंग है अभी। तो मेरे को लगा कि समझाने में बहुत टाइम लगेगा, तो बेटर ज़्यादा टाइम समझाने में लगे। चलो सब बिना बकवास के शुरू करते हैं। हाँ, तो मैंने बता रहा था कि आरबीसी के अंदर 97% ऑक्सीजन कैरी होती है आपकी, ओके। एंड ये देखो अब आरबीसी के अंदर क्या होता है कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन के कैरी होता है। क्या? हेमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन बाइंड कर ले तो वो क्या कहलाएगा? ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहलाएगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि हेमोग्लोबिन क्या है ना। अब क्या बात आती है कि हेमोग्लोबिन क्या, अभी तक तो आरबीसी तो रिलेटेड था ना, रिलेटेबल था, आरबीसी क्या था। अब हेमोग्लोबिन क्या होती है तो ये देखना हमें। हेमोग्लोबिन इज रेड कलर्ड आयरन पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी, ठीक है। हेमोग्लोबिन क्या है? एक रेड कलर की आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो जिसके अंदर क्या होती है? आयरन प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड प्रेजेंट इन आरबीसी के अंदर ये होती है। तो हेमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, आरबीसी के अंदर होती है और ये रेड कलर्ड की है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर? ओके ओके, ये बातें क्लियर। अब O2 कैन बाइंड विथ हेमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सीजन। अब अभी आपको समझ आएगा ये रिवर्सिबल का क्या मतलब है। तो ऑक्सीजन जो है सो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है ना, और क्या बना लेती है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लेती है। यार कितना भौंक रहा है। चलो आपको भी आवाज़ आ रही होगी, इग्नोर। ओके, सो O2 कैन बाइंड विथ हेमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर। रिवर्सिबल मैनर इसलिए क्योंकि अभी अभी जस्ट हम लोग वही देखने वाले हैं रिवर्सिबल का एक्चुअली क्या मतलब है। यहाँ ऑक्सीजन क्या करती है, हेमोग्लोबिन क्या करती है। हेमोग्लोबिन के पास ना 4 साइट होते हैं, ये देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये तीनों देख लेते हैं फिर अपन डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। ईच हेमोग्लोबिन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहाँ लिखा, हाँ एक बहुत अच्छा सवाल हो सकता है यहाँ। कह रहा है कि एक हेमोग्लोबिन जो है सो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करती है। लाइक ये अगर एक हेमोग्लोबिन है आपकी, है ना, अगर ये आपकी एक हेमोग्लोबिन है ना, तो इसके 4 साइट होते हैं ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए, ठीक है। एक और 2
एक O2, एक O2, एक O2। ठीक है। अब पता है मेरे टेस्ट में क्या पूछा था? पूछा था कि एक हेमोग्लोबिन कितने एटम ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड करता है? बताओ बताओ। वन हेमोग्लोबिन कैन बाइंड विथ हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स? तो बताओ, चार होगा? चार होगा ना? बोलो बोलो, चार होगा? गलती मत करना यार, ब्लंडेड है ये। हाँ, मैं कह रहा हूं कि चार मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 भैया, चार मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। O2 मीन्स व्हाट? इफ आई राइट O2 मीन्स व्हाट? वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, है ना? वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। O2 भी नहीं, ऑक्सीजन। वन मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। तो ये तो वन मॉलिक्यूल हो गई ना, तो इस हिसाब से एक दो तीन चार मॉलिक्यूल्स हैं। बट मैं कहूँ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 के अंदर कितना? तो टू, टू एटम ऑफ ऑक्सीजन, है ना? टू एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर ही दो एटम है, तो चार मॉलिक्यूल के अंदर तो आठ एटम हो जाएंगे ना भैया। तो ये गलती मत करना, वो घुमाता है। ठीक है, मुझे आज भी याद है, मैंने गलत करा था, फिर मैं सर पीट रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ पूछ सकती है। तो बहरहाल अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। चले, तो एक हेमोग्लोबिन क्या करती है? चार मैक्सिमम है उसका, है ना? चार ऑक्सीजन को बाइंड करने के पास, बाइंड करने के लिए उसके पास साइट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर है आपकी। और इसलिए, और ये हेमोग्लोबिन जो बाइंड की है ना, है, तो अभी देखो, अब हेमोग्लोबिन को अभी वो बाइंड कर लिया। ठीक है, और वो हेमोग्लोबिन को फिर उसको वापस अनबाइंड भी करना है। क्या करना है? अनबाइंड भी करना है, मतलब उसने अभी अपने साथ इसको बिठाया है, और फिर उसको डिटैच भी करना है, इसको उतारना भी है जब इसको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हमने कहा कि रिवर्सिबल मैनर में ये क्या करती है? बाइंड करती है। एक बार बाइंड भी कर गया, फिर वो डिसोशिएट भी उसको करना है, फिर ऑक्सीजन को भी फ्री भी कर देना है। ठीक है, वो एक जस्ट व्हीकल है। हेमोग्लोबिन क्या है? आपका व्हीकल है। ठीक है, व्हीकल है। वो किसको? ऑक्सीजन को कैरी करता है, मतलब लंग से उठाता है और कहाँ पटक देता है? फिर टिश्यू के पास पटक देता है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का तो यही ना काम था, है ना? अभी तक आपको लगता था ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो गया होगा, अब कैसे कैसे वो जाता होगा, मुझे नहीं पता था। अब ही समझ आ रहा है आपको ब्लड के अंदर कहाँ ऑक्सीजन फिट हो गया था एक्चुअली, और फिर कैसे उसको फिर वो उतार देगा, मतलब कि नीचे टिश्यू को दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी बात चल रही है आप यहाँ पे। सो ये तीनों बातें क्लियर आई थिंक। ठीक है, अब थोड़ा सा रिएक्शन पे आ जाते हैं हम लोग। हेमोग्लोबिन रेड कलर पिगमेंट है। ठीक है, रिवर्सिबल मैनर क्यों? क्योंकि अभी बिठाया, फिर उसको उतारना भी है, हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगा ना। हाँ, तो इसीलिए इसकी जो बाइंडिंग होती है वो अनस्टेबल कंपाउंड भी इसको बोलते हैं। तो रिवर्सिबल मैनर, इच हेमोग्लोबिन कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 O2। ठीक है, एक भी कर सकता है, दो भी कर सकता है, चार भी कर सकता है, बट चार इज अ मैक्सिमम। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये रिएक्शन देखो आप। एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल थी, उसने चार ऑक्सीजन के साथ बाइंड करा, रिएक्शन करा, और फिर क्या बना लेता है? एक ऑक्सी हेमोग्लोबिन कंपाउंड बना लेता है। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑक्सी हेमोग्लोबिन कंपाउंड। ठीक है, और ये कैसी होती है? आपकी अनस्टेबल कंपाउंड होती है, इसलिए इसको लिखा है रिवर्सिबल में। अनस्टेबल होती है, इसको स्टेबल होना भी तो नहीं चाहिए ना, कि फिर वो लेता ही रहेगा, फिर क्या फ़ायदा? हम ऑक्सीजन को उसको दे तो दिए, लेकिन उसको हम खुद के लिए थोड़ी दिए थे ऑक्सीजन, है ना? ऑक्सीजन ऑक्सीजन का काम टिश्यू का है ना। ऑक्सीजन का काम किसको था? टिश्यू को था, टिश्यू को पहुंचाना था ना। तो ये अपने पास ही रखेगा, फिर क्या होगा? फिर स्टेबल कंपाउंड इसको बनाने का क्या मतलब था? ठीक है, दैट इज वाई इट इज रिवर्सिबल मैनर में ये अनस्टेबल कंपाउंड बनाती है, और फिर जहां जरूरत होती है वहां पटक देता है जाके। ठीक है, अब देखो कि ये बनता कब है, किस कंडीशन में ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, मतलब ये बन करके ये कंपाउंड बना लेगा। और इस कंपाउंड को फिर डिसोसिएट कब होना है ना? कि भैया चलो अब तुम्हारा समय हो गया, अब मेरा डेस्टिनेशन आ गया, ऑक्सीजन बोलेगा अब मुझे फ्री करो, तो फिर उसको वापस भी जाना है ना? फिर इसको डिसोसिएट भी होना है, हेमोग्लोबिन को खाली छोड़ देगा, और फिर ऑक्सीजन को वो डिलीवर कर देगा जहां जाना था उसको। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर है। अब हम देखेंगे कंडीशंस कहाँ कहाँ कैसी होती हैं, जिसके हिसाब से वो कब बाइंड करता है और कब आपका डिबाइंड करता है, मतलब एसोसिएट कब करता है एंड देन डिसोसिएट कब करता है। और इसी से रिलेटेड आपका ये कर्व है। तो कर्व पे हम लोग बाद में आएंगे, पहले हम बेसिक चीज़ें जितना हम जान सकते हैं वो जान लेंगे। ठीक है,
तो ये आपकी होगी हेमोग्लोबिन के बारे में सारी कहानी। अब ये सब जो चीज़ें थी ना, कि अब देखो एल्वियोलाई के पास एसोसिएशन होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके सारे प्रमाण हैं अपने पास, ठीक है। एल्वियोलाई के अंदर एसोसिएशन होता है, ठीक है। पहली बात तो एल्वियोलाई के अंदर क्या थी, ऑक्सीजन की अमाउंट, ऑक्सीजन की प्रेशर ज़्यादा थी। आपने देखा ना एल्वियोलाई के अंदर 104 है, भूल तो नहीं गए आप, 104 थी एल्वियोलाई के अंदर प्रेशर। तो बताओ यहाँ पे तो हेमोग्लोबिन के साथ वो बाइंड ही ना करेगा, है ना। अभी तो वो चाहेगा ना कि जल्दी से जल्दी भैया मेरे हेमोग्लोबिन चाहेगा मेरे पास आ जाओ, है ना। और ये चूंकि इसकी भी प्रेशर ज़्यादा थी तो आराम से इसको इसके साथ बाइंड कर जाएगा ये, ठीक है। तभी तो कंपाउंड बनाएगा। तो बनाने के लिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड कम होनी चाहिए और ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए। क्या पता वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर जाता, तो प्रेशर जहाँ ज़्यादा होगी ऑक्सीजन की वहीं तो संभावना होगी ना, है ना। तो ये बातें हो गई आपकी, ठीक है। अभी किसी के मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करेगा हेमोग्लोबिन। अभी हम बस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो बताएंगे कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन भी होते हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट टॉपिक में। अभी हमारी सारी फोकस जो रहने वाली है कहाँ रहने वाली है, अराउंड O2 की ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पहली बात तो PO2 ज़्यादा होनी चाहिए, PCO2 कम होनी चाहिए। H प्लस एसिडिक, H प्लस कम होने का ये मतलब है कि थोड़ी वो लेस एसिडिक है, ठीक है। लेस एसिडिक है मतलब कि एसिडिक मीडियम अभी उसको नहीं मिला है, ठीक है। और टेम्परेचर लो होती है। टेम्परेचर लो और हाई जो है ना, चूंकि आप हाई समझ लोगे तो लो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हाई इसलिए होती है, और ये हाँ, ये पहले एक सेकंड में आता हूँ हाई पे, ठीक है। ये PO2 PCO2 समझ आ गई, ठीक है, समझ आ गई। अब H प्लस कम होती है ना, मतलब एसिडिक कंडीशन वहाँ एल्वियोलाई के अंदर कम होती है। जब आप टिश्यू के पास जाओगे तो वहाँ एसिडिक कंडीशन ज़्यादा होती है। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, दैट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन एट दैट टाइम, ठीक है। सो और लो टेम्परेचर होती है, टेम्परेचर मैं समझा दूंगा आपको, ठीक। तो ये क्या हो गया, अभी एसोसिएट हो गया कि हाँ भैया चलो 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 बिठाओ मुझे अपने पास, है ना। अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो मुझे बिठाओ, और तो ये उसने बिठा लिया और एक कंपाउंड बना दिया। अब ये टूटेगा कब भला, है ना, टूटेगा कब। तो एट टिश्यू लेवल, है ना, एट टिश्यू लेवल जहाँ इसको निकलना था, गाड़ी से उतारना था, ये बोलेगा कि अब भैया अब जाओ मुझे फ्री कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टिश्यू के पास से डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। उस समय क्या हो रहा होता है कि अब PO2 कम थी। डिसोसिएट होने का क्या मतलब कि हमने ब्लड को छोड़ दिया, मतलब आरबीसी को छोड़ दिया, हेमोग्लोबिन को छोड़ दिया मतलब आरबीसी को छोड़ दिया, आरबीसी को छोड़ दिया मतलब ब्लड को छोड़ दिया। तो वो ऑक्सीजन ब्लड से निकल के कहाँ चली जाएगी, टिश्यू के पास चले जाएंगे, चूंकि इसके पास प्रेशर ज़्यादा था। और भैया देखिएगा अरे यार मेरा ये तो बरादरी है, इसके पास तो कम है, और तो चलो चलो उसको सपोर्ट करो, है ना, उसको सपोर्ट करो। तो ये ब्लड से कहाँ जाएगा, टिश्यू के पास आ जाएगा। टिश्यू के पास ऑलरेडी PO2 की कमी थी, PO2 की क्या थी, कमी थी। तो इसीलिए ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो है सो यहाँ से किधर आ जाएगा, टिश्यू के पास आ जाएगा। तो ये अपना गाड़ी को छोड़ देगा, ठीक है। तो PO2 क्योंकि यहाँ कम थी और PCO2 ज़्यादा थी, इसीलिए टिश्यू के पास आ गया। टिश्यू के पास आकर के इसको डिसोशिएट होना पड़ा कि नहीं अब इसको जाना है ना टिश्यू में, तो इसीलिए पहले तो डिसोशिएट होगा। तो डिसोसिएशन क्यों होगा, क्योंकि टिश्यू के पास PO2 कम थी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा प्रोसेस कर लो, है ना। और ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने बताया था मेटाबॉलिज्म हो रहे थे, मतलब कि वो रेस्पिरेशन हो रहा होता था। तो यहाँ पर फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा। यहाँ पे टेम्परेचर हाई होती है, चूँकि देखो मेटाबॉलिज्म जो जब जहाँ भी मेटाबॉलिज्म होगी ना, है ना, बॉडी आपकी फंक्शन करेगी, बॉडी आपका काम करता है, टिश्यू आपका काम करता है, टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट करता है, टिश्यू किसी भी काम में इन्वॉल्व है ना। आप बैठे हो तो आपके टिश्यू उतना काम नहीं करता, बट व्हेन यू डू विगरस एक्सरसाइजेज योर बॉडी के टेम्परेचर गेट हीटेड, है ना, तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाती है। तो इसलिए यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होती है, दैट्स वाई इट इज़ कंपेरेबली लो टेम्परेचर, है ना। H प्लस की बातें अभी रेलेवेंट है, ठीक। तो इतनी बातें क्लियर हो गई, क्यों डिसोसिएट हुआ और कहाँ डिसोसिएट हुआ। एसोसिएट होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए थे। अभी अगर आपने ये सारी चीज़ें समझ ली ना, फिर कब बहुत आसान हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो PO2 सॉरी, हाँ, PO2 ज़्यादा होना चाहिए तब जो है करके वो एसोसिएट होगा। PCO2 कम होनी चाहिए तब जाकर के एसोसिएट होगा, है ना। H प्लस कम होनी चाहिए तब जाकर के एसोसिएट होगा। लो टेम्परेचर, ये सारी कंडीशन अगर है, उसमें एक और आता है ना, एक 2,3-BPZ करके आता है, बी पता नहीं क्या, ठीक है यहाँ तक, है ना। तो पहली बात इसलिए वो कैसा था, अनस्टेबल कंपाउंड था। अगर स्टेबल होने का क्या फ़ायदा, तुम तो गाड़ी वाले हो ना, तुम तो एक तरफ से उठाओ दूसरी तरफ जाकर के पटको, है ना। तुम अगर कोई सवारी है ऑटो में, वो अपने सवारी को हमेशा गाड़ी में ही बिठा के रखेगा,
तो ना तो गाड़ी वाला चाहेगा ऐसा, ना ही सवारी, ना तो सवारी चाहेगा ऐसा, है ना। उसको तो एक जगह बैठना, दूसरी जगह उतरना, तो बस यही काम हो रही होती थी। जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा थी वहाँ से आपने ऑक्सीजन उठा लिया, और जहाँ पे ऑक्सीजन कम थी वहाँ पे आपने ऑक्सीजन डिलीवर कर दिया। तो चलो 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 चलो, अभी 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 मैं खाली हूँ, मुझे बिठा लो। जहाँ जहाँ उसने देखा कि भैया यहाँ तो PO2 कम है, मुझे हेल्प करनी चाहिए, चलो उतारो उतारो, मुझे यहाँ जाना है। तो इतनी बातें यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब एक छोटी सी कैलकुलेशन पे आते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना भाई? यहाँ तक ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये तीनों, हाँ ये दोनों क्लियर होनी चाहिए। सो वी हैड डन विथ 18 मिनट। चलो इसको ना, इस पेज को ख़त्म करके हम इस पेज को ख़त्म करके वो ले लेंगे, ब्रेक ले लेंगे, क्योंकि फिर कब में गए ना तो कब बिना कब ख़त्म किए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यार। क्या कहती है जनता, कर दिया जाए। 60 और 80 मतलब 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट हो चुका है। चलो खैर देखते हैं अभी पहले। हम्म तो ये डेटा भी याद रखना। अब इसकी बात होगी, अब किसकी बात होगी? इसकी बात होगी। 100 ml ब्लड के अंदर 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन है, दैट इज अनडाउटेडली ट्रू, है ना। इसमें हमें आर्गुमेंट नहीं करनी है, ये बातें ध्यान रखनी है कि 100 ml ब्लड है तो 12 से 16 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन है। और जैसे कि हेमोग्लोबिन की पूरी बायोमोलिक्यूल्स हम लोग उसमें देखेंगे। कहाँ? बायोमोलिक्यूल्स के अंदर उसमें हेम क्या है, ग्लोबिन क्या है, इसके अंदर आयरन क्या है, सभी कुछ हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अगर किसी को ये डाउट आ रहा हो सकता है सर ये हेमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है या क्या है, तो उस पर अभी नहीं जाना है ना। हेमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल है जो कि आरबीसी के अंदर होती है, उसके अंदर आयरन होते हैं, और मेन इसका काम क्या है? रेड कलर्ड आयरन पिगमेंट है वो, ठीक है। तो इतनी बातें ध्यान रखनी थी। अब आते हैं छोटी सी कैलकुलेशन भाई। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 100 ml ऑक्सीजन के अंदर 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन होती है। ऑन एन एवरेज हमने 15 लिखा है। क्या लिखा है हमने? 15 लिखा है, ठीक है। और एक और फैक्ट है जो कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होती है, ठीक है। ये भी फैक्ट है। अब ये फैक्ट कैसे आया? एक सेकेंड। 15 ग्राम हेमोग्लोबिन जो है तो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ये तो एकदम क्लियर बात है, ठीक है। तो हाँ ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि 100 एक्चुअली यहाँ से आया है कि 1 ग्राम हेमोग्लोबिन में 1.34 ml ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 15 ग्राम में 20 ऑक्सीजन है, और 15 ग्राम से 20 ml। हाँ इससे बेटर होगा कि आप ये ध्यान रखो, ये वाले पॉइंट ध्यान रखो, मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी सीक्वेंस में ध्यान रखना आप। जैसे कि आपने पढ़ा ना कि 100 ml ब्लड के साथ 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन होंगे। तो यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि 1 ग्राम हेमोग्लोबिन में 1.34 ml O2 है, ठीक है। 1.3 ml O2 है। मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करती है ना, तो अगर 1 ग्राम, मैं मॉलिक्यूल्स नहीं कह रहा, 1 ग्राम हेमोग्लोबिन, अगर किसी हेमोग्लोबिन की साइज 1 ग्राम है, ठीक है, वो कितने एटम है, कितने मॉलिक्यूल्स है, दिस इज अनदर थिंग। क्योंकि वो कंपाउंड है ना, तो कोई इसमें ये नहीं कह सकते। हाँ तो 1 ग्राम हेमोग्लोबिन के अंदर 1.34 ml O2 होती थी। अब आप बताओ तो इस हिसाब से 15 ग्राम हेमोग्लोबिन में कितनी हो जाएगी, है ना। तो आप क्या 1.34 को 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो दिस विल कम आउट 20 ml ऑन एन एवरेज होगा, मतलब अप्रॉक्स कह सकते हो 20 ml ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। ये दो बातें याद है।
ये दो बातें याद रह जाएंगी। ठीक है, ये देखो, हाँ, इसको मिटा दे क्या, नहीं रहने देते, ठीक है। तो 1 ग्राम हेमोग्लोबिन जो थी उसके अंदर 1.3 ml ऑफ O2 होती हैं, एंड 15 ग्राम हेमोग्लोबिन के अंदर कितना हो जाएगा, 20 ml ऑफ O2। ये मैंने क्यों लिखा 15 ग्राम, क्योंकि अब अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये, फिर हम इससे क्या कंक्लूड क्या करना है कि भैया आपको पता है ना कि 15 ग्राम हेमोग्लोबिन कहाँ होती थी, 15 ग्राम हेमोग्लोबिन ऑन एन एवरेज कहाँ थी, दैट इज इन 100 ml ऑफ ऑक्सीडेंटेड ब्लड, दैट इज इन 100 ml ऑफ ऑक्सीडेंटेड ब्लड। तो 100 ml ऑफ ऑक्सीडेटेड ब्लड के अंदर कितना, ब्लड के अंदर कितना, 100 ml ऑक्सीडेटेड ब्लड के अंदर कितना, 15 ग्राम हेमोग्लोबिन, 12 से 16 रेंज होती है, बट आई विल कंसिडर 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी है ना। अब आप देखो कि 15 ग्राम हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कितने थे, 20 ml O2 था ना, 20 ml O2 था। तो अब क्या इन सारे 100 ml ऑक्सीजन के 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, ठीक है, दिस इज नॉट ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अभी मैं देखो रिलेशन पे आता हूँ, जिसको समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा पेशेंस रखें आप, आ जाएगा, ठीक है। तो बस आप सीक्वेंस ध्यान रखना कि मैं ये कह रहा हूँ, अगेन रिपीट, ठीक है। सो 1 ग्राम हेमोग्लोबिन जो है ना आपकी 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करती है, ठीक है, उधर ऑक्सीजन को रखती है, ठीक है। तो मैंने एक एनोनमसली मैंने कोई डाटा लिया कि भैया 15 ग्राम हेमोग्लोबिन के अंदर क्या होगा, कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल के आई कितनी, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। अब मुझे ये तो पता है ना कि 15 ग्राम हेमोग्लोबिन मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे ये पता था कि ये है 100 ml ऑक्सीजन के अंदर, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 15 ग्राम हेमोग्लोबिन थी, है ना, 15 ग्राम हेमोग्लोबिन थी। और दिस 15 ग्राम हेमोग्लोबिन के अंदर कितना, 20 ml O2। तो क्या मैं यहाँ से ये नहीं कह सकता, एक सेकेंड, तो क्या मैं यहाँ से ये नहीं कह सकता कि 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगेन 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 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितनी, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन है। ये बात आई समझ, है ना, यहाँ पे मैं खुद को ही समझा रहा हूँ, बताओ आप, ये बताई समझ, पहले आराम से, उसको नहीं आई, ठीक है, मैं दोबारा से कह देता हूँ। 1 ग्राम हेमोग्लोबिन के अंदर भैया 1.3 ml O2 था, ठीक है, बोलो आप तो समझ आएगा। 15 ग्राम हेमोग्लोबिन के अंदर 20, ये यूनिटरी मेथड है ना यार, है ना। तो 15 ग्राम हेमोग्लोबिन के अंदर 20 ml ऑक्सीजन। अब मुझे पता है कि 15 ग्राम हेमोग्लोबिन हमने क्यों यूज किया, क्योंकि ये 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 15 ग्राम हेमोग्लोबिन होती है, ठीक है। 12 से 16 में कंफ्यूज मत होना, 12-16 के बीच का 15 ग्राम हमने उठा लिया, ठीक है। 15 ग्राम हेमोग्लोबिन, कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने के लिए, एग्जैक्ट कुछ नहीं होता, थोड़ा सा वो अपर नीचे होता है, ठीक है। तभी तो हेमोग्लोबिन कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, तो हम कैसे वैल्यू करें, एक हेल्थी इंसान के अंदर 15 ग्राम, ओके, ठीक है। तो 100 ml ऑक्सीजन के अंदर 15 ग्राम हेमोग्लोबिन है, और 15 के अंदर 20 ग्राम 20 ml ऑक्सीजन है। तो क्या 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 20 ml O2 नहीं होगा, होगा ना। इतनी चीज़ें क्लियर है, इतनी चीज़ें क्लियर है। तो अब बात यहाँ आ गई कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 20 ml ऑफ O2 है। तो ये एक आपका कंक्लूजन निकल के आ गया यहाँ से, ठीक है। ये आपका कंक्लूजन निकल के आ गया, ये आपको ध्यान रखनी है। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 20 ml ऑफ O2 है, ठीक है। तो ये आपको इतनी सारी चीज़, और दूसरी चीज़, दूसरी फैक्ट ये एनसीईआरटी की लाइन है भाई, तो पूछ तो आपको ये भी सकता है। अब ये सब पूछने की चीज़ें नहीं है, बीच का जितना भी चीज़ें, हाँ, फिर ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। एक ऑक्सीजन, ये तो लिखा ही हुआ है ना, ये तो लिखा ही हुआ है, इसमें कुछ है नहीं। मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2, इसको नहीं हाईलाइट करना चाहिए ना, इस पर थोड़ा बुरा असर पड़ता है, खैर ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो इतनी चीज़ें समझ आ गई, अब इसमें देखते हैं, अब थोड़ा सा इसका सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो अगर कुछ ऐसा होगा जो नहीं लिखने लायक होगा, मैं उस पर थोड़ा कट कर देता हूँ।
देखो ये तो ठीक है, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 20 ml O2, ये बात यहाँ से निकल के आ गई, ठीक है। तो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 15 ग्राम हेमोग्लोबिन, बात वही है, 100 ml ऑक्सीजनेटेड के अंदर है 15 ग्राम हेमोग्लोबिन, 15 ग्राम हेमोग्लोबिन में 20 ml ऑफ O2 है, तो 1 ग्राम, यार थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया। तो या तो अगर ये समझ आ गई तो इसको आप थोड़ा स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है कहानी, और कुछ नहीं है। हाँ, तो अभी अपने को, हाँ, फिर ये लाइन थोड़ी सी अभी इररिलेवेंट है। 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 15 ml O2 होता है, तो इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये सही है, ये ऐसा नहीं है कि गलत है, और थोड़ा सा ये सीक्वेंस में जैसे मैंने अभी बताया है वो सीक्वेंस में नहीं। फिर मैं अब इसको एक्सप्लेन करूँगा तो फिर आपको इसमें कन्फ्यूजन आ जाएगी, तो बेटर है इसको आप ध्यान रखें, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। अब एक बात निकल के आती है कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर, अब अभी आपको लिखना है एक चीज, अभी आपको लिखना है कि इन नॉर्मल कंडीशन का मतलब मैं बताता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। रेस्टिंग, ओ यार क्या हो गया, एक सेकंड। नॉर्मल कंडीशन या फिर रेस्टिंग टिश्यू मान लीजिए अभी आप बैठे हैं, बस आपको जिंदा रहने के लिए जो टिश्यू कुछ चाहिए, है ना, जो टिश्यू आराम से पड़ी हुई है, ठीक है। तो उसको जो है ना, ये 20 में से ना, ये 20 ml में से 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को जाता है, ठीक है। जो अगर आप नॉर्मल कंडीशनिंग में हो, आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है, तो 100 ml ब्लड जो है ना, 100 ml ब्लड वो कितना ml दे देगा, 5 ml ब्लड ही देगा, ठीक है। तो ये आपकी एक फैक्ट है, ये मैंने पहले लिखा हुआ इस पे ना, यहाँ से भी देख सकते हो आप, ठीक है, ये लिखी हुई है। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, यही मैं लिखने वाला था, क्यों लिखूँ अब, ठीक है, लिख लेते हैं। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अरे 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है 5 ml O2 deliver to टिश्यू इन नॉर्मल कंडीशन, तो लिखा ही हुआ, नॉर्मल कंडीशन तो लिखा ही हुआ, ठीक है। तो बस यही बातें थी, ठीक है। 100 ml आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और उसके पास 20 ml ऑक्सीजन है। अभी सब कुछ ना समझ आएगा भाई, अभी सब कुछ मैं आपको ना बेस तैयार कर रहा हूँ बस, हाँ, ग्राउंड तैयार किया जा रहा है आपके लिए, है ना, कि आप आकर के ऐसे बस चौके छक्के लगाओ, है ना। ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि आपको नेक्स्ट जो कब मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है, उसमें आपको एकदम फ्लो हो, आप उसमें अच्छे से शॉट्स लगाना, है ना, पिच पूरी तैयार हो जाएगी इसको पढ़ने के बाद, ठीक है। सो 100 ml ऑक्सीजन ब्लड जो है, सो 5 ml ऑक्सीजन को ही डिलीवर करती है टिश्यू के पास। तो आप ये समझो कि 100 ml का 5 ml कितना परसेंटेज है, तो दैट इज जस्ट 25%, है ना। कितनी है ये, 25%, ठीक है। अभी आपको ग्राफ में मैं दिखाऊंगा 25%, कैसे होती है 25% है ये, ठीक है। मतलब किसका, 100 ml का 25% ही है। तो कहने का मतलब ये 100 ml ब्लड, 20 ml ब्लड रखा था, बट उसने टिश्यू को नॉर्मल कंडीशन में कितना दिया, ओनली 5 ml ही ब्लड दिया, दैट इज जस्ट 25% ऑफ इट टोटल कैपेसिटी, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ एंड करता हूँ, एंड अभी मैं, हालांकि मैं अभी जस्ट ही रिकॉर्ड करने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर अबाउट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। अगर मैं देखो